है यहाँ से देखते हैं। आर्टिकल 40 देखिए आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत किसकी बात कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, यानी विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात करता है। द स्टेट शैल टेक स्टेप इन टू organize village panchayat and endow them for such power and authority as may be necessary to enable them to function as a unit for the self government। मैंने कल बता दिया था कि भाई इसके क्योंकि ठीक है ये डीपीएसपी है इसलिए डायरेक्ट इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। इसको लॉ मेकिंग में नहीं यूज़ किया जाएगा, इसको जो है लॉ मेकिंग में यूज़ किया जाएगा, इसको पॉलिसी मेकिंग में यूज़ किया जाएगा। ये तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन कह ही रहा है ना, तो हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन के इस पॉलिसी मेकिंग मतलब ये पॉलिसी मेकिंग स्टेटमेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, लेकिन इसको हमने यूज़ कहाँ किया? वेयर वी हैव यूज्ड इट, कहाँ पे यूज़ किया हमने? हैं, हम लोगों ने इसको जो है लॉ में यूज़ किया। आर्टिकल वो पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब्जेक्ट मैटर पूरा चेंज किया हमने, ठीक है। उसके अलावा पार्ट 9A नया ऐड किया, मैंने बताया था आप लोगों को पार्ट 9A म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है। तो ये सब जो यूज़ किया पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ ये बाद में ऐड हुआ, पहले इसके पहले नहीं था हमारे यहाँ। वो भी मैंने आपको बताया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में ऐड हुआ है। 70 क्या नाम है 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, यानी 11th शेड्यूल जो है 73rd में और 12th शेड्यूल 74 में, ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हुई है, ठीक है। तो ये भी इसी आर्टिकल के फर्दरेंस में आया है। अब आप आ जाइए आज का नया आर्टिकल जो हमें स्टार्ट करना है, राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। किन केसेस में? राइट टू वर्क। अब देखिए समझने की कोशिश करिए और कोई डाउट होगा तो मुझसे बात करिएगा, ठीक है। राइट टू वर्क, क्या करने का आज़ादी? काम करने की, काम करने का राइट अधिकार, ठीक है, आपको मिले, ठीक। और कैसा अधिकार काम करने का? मतलब किसको काम करने का अधिकार मिलेगा? जो भाई यंग होगा, टू एजुकेशन जो बच्चा होगा, और पब्लिक असिस्टेंट जो कि मतलब विकलांग वगैरह बूढ़े हैं। तो इसमें वही बातें की गई हैं। द स्टेट शैल विद इन इट लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। अब देखिए इकोनॉमिक कैपेबिलिटी की मैंने बताया है पहले ही, जब अगर उसके पास होगा तो करेगी, ठीक है। लिमिट्स यहाँ पे विद इन द लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट, ठीक है, मेक इफेक्टिव provision for securing the right to work to education and public assistance in case of unemployment। किस केस में? अनएम्प्लॉयमेंट के केस में, ठीक है, ओल्ड एज के केस में, सिकनेस के केस में, ठीक है, एंड डिसेबलमेंट एंड अदर केसेस, ठीक है, ओके, अदर केस ऑफ अनडिजर्व वांट। मतलब यहाँ पे ये है कि कितनी चीज़ें बात की गई हैं। काम करने का आपको अधिकार दे, एजुकेशन का अधिकार दे, और पब्लिक असिस्टेंस दे। किन किन ग्राउंड पर दे? भाई अगर आप यंग हैं, काम करने लायक हैं, तो आपको काम प्रोवाइड करे, यानी एम्प्लॉयमेंट दे, गवर्नमेंट की ड्यूटी हो गई। दूसरा ड्यूटी क्या दिया है कि अगर बच्चा है तो उसको पढ़ाइए, और अगर बूढ़ा आदमी है, ओल्ड एज है और सिकनेस है, ठीक है ना, उसको या किसी और तरह की डिसेबिलिटी है, तो उस केस में मतलब आपको क्या करना है? अगर उनको नहीं है उनके पास पैसा और उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, तो आपको वृद्धाश्रम वगैरह बनाना उनकी हेल्प के लिए, जैसे वो देते हैं ना हैंडीकैप वगैरह होते तो, या बच्चे बूढ़े होते तो उनको व्हील चेयर वगैरह प्रोवाइड करना। ये सारे काम जो है ये भी किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो टेक केयर करे। बात समझ में आ गई? बता रहे हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेट को क्या करना है। तो उसमें से उसने बताया कि देखो जो जवान है उनको एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था करो ताकि वो अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकें, ठीक है। अब जितना तुम्हारे पास है उसके हिसाब से करो, ठीक है। राइट टू वर्क दो उनको, काम है की आज़ादी है। उसके अलावा एजुकेशन दो बच्चों को, और पब्लिक असिस्टेंट बूढ़े अनएम्प्लॉय जो बूढ़े सिक और जो सिक लोग हैं उन लोगों को, ठीक है। क्लियर? कौन सा? पब्लिक असिस्टेंट। तो ये बात क्लियर हो गई। आर्टिकल 41 क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? मोनी क्लियर है? ठीक है। प्रोविजन फॉर द जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन एंड कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। इसमें क्या है? इसमें देखिए क्या है, प्रोविजन फॉर द जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन। जस्ट मतलब होता है न्यायपूर्वक, और ह्यूमन ये जो वर्ड ई है ना यहाँ पे, ये जिन लोगों की इंग्लिश थोड़ी वीक हो जान ले, मानवता वाला होता है। ये ह्यूमन का मतलब इंसान नहीं है, ह्यूमन मतलब मानवता, ठीक है। ठीक, तो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन दिया जाएगा, यानी मानवता और पूर्वक कंडीशन दिया जाएगा, और वर्क करने का लोगों को, और मैटरनिटी रिलीफ दी जाएगी। मैटरनिटी रिलीफ होती है जैसे कोई बंदा, कोई औरत है वो प्रेग्नेंट है,
ठीक है। तो उसको जो औरत है उसको 6 महीने तक का अब तो प्रोविजन दे दिया गया है कि 6 महीने तक की लीव ले सकती है वो, ठीक है ना, पहले 3 महीने था। ओके, तो ये मतलब लीव मिल सकती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, यानी 3 महीने जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ले ले और लास्ट ट्राइमेस्टर में भी ले सकती हैं। तो इस तरह से कहीं कहीं 6 महीने का, कहीं 3 महीने का, ठीक है, पहले 3 महीने का था। और फादर को भी 1 महीने का पैटर्नल लीव मिलता है, ठीक है। तो ये मिलता है, तो द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। तो ये करेगा कि मतलब लीव वगैरह उनको देगा, मैटरनिटी लीव देगा, क्योंकि भाई ये है कि आप काम करवा रहे हो, अब वो प्रेग्नेंट है तो उसको ये थोड़ी ना कि आप काम करवाते रहोगे, ठीक है ना। तो किसी का फोन आ गया था, सॉरी। तो फुल इंजॉयमेंट ऑफ द, ठीक है, full enjoyment of the leisure and social and cultural opportunity, and in particular the state shall endeavor to promote cottage industry and of an individual and cooperative basis of the rural area। तो ये जो दे रखा है, ठीक है, कि मतलब क्या करने का के लिए बोला है कि देखो यार ऐसा है कि चाहे एग्रीकल्चर वर्कर हो, ठीक है, चाहे इंडस्ट्रियल वर्कर हो और चाहे अदरवाइज किसी तरह का वर्कर हो, सबको एक कैसी जिंदगी जीने का अधिकार है, स्टैंडर्ड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीने का अधिकार है, फुल्ली इंजॉयमेंट करने का अधिकार है, लेजर के साथ जिनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट इसके लिए कोशिश करे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज और जो दूसरे लेवल पे इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट करे, ताकि लोगों को ये सारी सुविधाएं, सारी चीजें अवेल कराई जा सके। रिगार्डिंग, वो यानी रूरल एरियाज में भी किया जाए और अर्बन एरियाज में भी किया जाए। तो ऐसा मतलब ये है कि हर जगह लोगों को लिविंग वेजेस फॉर वर्कर, बेसिकली वर्कर जो हैं उन लोगों को लिविंग वेजेस मिल सके, यानी उतना मिल सके कि वो अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ गुजार सके। तो ये बेसिकली आर्टिकल 20, 41, 42 और 43, ये 43 ये पूरा जो है ये वर्कर और इन लोगों के लिए मैटरनिटी रिलीफ टाइप की ही चीजें बात कर रहा है, ठीक है। और 43A के अंदर पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट, इसमें यह है कि भाई अगर आप सही कानून बनाना चाहते हो और लोगों से अवेयर ये चाहते हो कि लोग पार्टिसिपेट करें, या मैक्सिमम मतलब लोग 15 दिन। अच्छे से काम करें, तो आपको ना वर्कर्स का भी ओपिनियन लेना चाहिए, और इसलिए उस वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में होना चाहिए। 1-2 सीट होनी चाहिए जो वर्कर की तरफ से भी बात करें डायरेक्टर्स वगैरह में, ठीक है ना। ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह की कैटेगरी में, गेटिंग। तो मतलब यह है कि अगर अच्छा गवर्नेंस चलाना है तो जाहिर सी बात है कि वर्कर्स की भी सुनी जानी चाहिए, है ना। या मतलब कुछ ऐसे मतलब डायरेक्टर्स या उनको मैनेजमेंट में ये दिया जाए कि वो अपनी बात को रख सके, चाहे वो सरकारी वर्कर हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी हो। मतलब यह है कि 43A बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट। ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको ऐड किया गया, ठीक है ना। उसके बाद में 43B भी है, ठीक है ना, जो आगे आप पढ़ेंगे नया आर्टिकल है। 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात की गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात है, वो देखेंगे आगे, ठीक है ना, क्लियर है। इसके बाद आपका जो है ये है कि 43 में पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये बात कर ली। 43B जो है वो मैंने क्या बताया, कोऑपरेटिव सोसाइटी आगे उसमें है, इसमें लिस्ट नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट में देख सकते हो। 44 जो आर्टिकल है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। और इस पे मतलब बहुत डिबेटेबल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लाया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, द स्टेट शैल endeavor टू सिक्योर टू द सिटीजन as a citizen a uniform civil code throughout the territory of India। अब यहाँ पे इन्होंने ये बातें तो कह दी कि भैया पूरी कंट्री में, पूरी टेरिटरी में आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, लेकिन क्या इसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है? आप डायरेक्ट ओरिजिनल खोल के देखो क्या उसमें क्या लिखा हुआ है। ओरिजिनल डायरेक्ट खोलो 1 मिनट के लिए, और डायरेक्ट खोल के देखो क्या आर्टिकल 44 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 44 में क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज उसकी पढ़ो क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 44, टेरिटरी ऑफ इंडिया, बस। और उसके अलावा कुछ लिखा है क्या? मतलब इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ एक लाइन लिखी है क्या, द स्टेट शेल endeavor टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब मैंने इसलिए आपको ये दिखा दिया बेरेक्ट कि आप ये ना सोचे कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ कि भाई कुछ काट दिया होगा इसमें अपनी स्लाइड में डाल दिया। ओरिजिनल बेरेक्ट है जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि स्टेट शेल endeavor कोशिश करेगा टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगा। लेकिन ये बात इन्होंने लिख दी क्योंकि हर किसी की, अब इसको समझना है, क्योंकि एक इच्छा तो होती है ना कि एक देश हो तो एक तरह के कानून से सब लोग चलें, ताकि ताकि जो है
मतलब एक यूनिफ़ॉर्मिटी आ सके। जैसे स्कूल में होता है ना कि एक सभी लोग एक ड्रेस पहन रहे हैं, एक रूल से चल रहे हैं, है ना? तो लेकिन आप देखें कि आप सोचिए कि इतनी डाइवर्स कंट्री है एंड जो डाइवर्सिटी है इसकी ब्यूटी है। अगर ये डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी तो इसकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी रिगार्डिंग। सो ये जो डाइवर्सिटी है इसमें इसकी ब्यूटी है और इस वजह से अगर आप ये कहते हैं कि सब लोग एक ही कानून बना दिया जाए तो बताओ कौन से कानून बनाओगे। और पर्सनल लॉज की बात की जाए जो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आओगे तो कौन से कानून लेकर आओगे? और इससे क्या कुछ फंडामेंटल राइट का लोगों के वायलेशन नहीं होगा? मान लीजिए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी है, ठीक है, इसको लेकर आ गए, तो क्या आप मतलब जैसे किसी का रिलीजन उस चीज को अलाउ नहीं करता है, भाई आप उसी सेगमेंट पे तो काम कर सकते हो जिस सेगमेंट में न्यूट्रल है रिलीजन। अगर आप ये सोचते हो कि कोई क्या नाम है आपके हिसाब से शादियां करने लग जाए, ठीक है ना, और अपने वो रिचुअल्स छोड़ दे, तो वो तो ऐसा नहीं करेगा। अपने आपके हिसाब से भी हो सकता है कहो कि मैरिज रजिस्टर कराना जरूरी है, तो ठीक है, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन अगर आप ये कहो कि नहीं, क्या नाम है, आपको इसी हिसाब से शादी करनी है, तो आप लोगों ने देखा होगा और आपने जो है सुना भी होगा, मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया भी इन लोगों को, तो हिस्ट्री में आप लोग भी पढ़ेंगे कि गांधी जी ने वहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट जो उन्होंने बोला था ना कंपलसरी होगा, और क्रिश्चियन तरीके से जो मैरिज होगा अफ्रीका के अंदर, क्रिश्चियन तरीके से जो मैरिज होगा वही वैलिड होगा, बाकी सारे मैरिज इनवैलिड कहे जाएंगे। ठीक है, और सारे बच्चे इलिजिटिमेट कहे जाएंगे एक तरह से। तो ये जो बात कही थी वहाँ पे, उसके विरोध में गांधी जी ने मतलब पूरा वो जला दिया था, मैरिज सर्टिफिकेट जलाया था, मतलब वो बोला था कि रजिस्टर नहीं कराएंगे। और उसके बाद में मतलब ये एकदम इसके खिलाफ इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब प्रदर्शन किया था। और उसके अलावा एक सर्टिफिकेट रखने के लिए कंपलसरी कहा था कि जो इंडियंस हैं वो सर्टिफिकेट रखेंगे, तो उसके लिए भी मतलब बड़ा विरोध किया था। तो गांधी जी जैसे लोग सड़कों पे उतर आते थे अगर कोई गलत कानून बनाया जाता था तो, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप कितने मतलब आप सोचिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस कंट्री में लाना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग सेक्ट को मानने वाले, अलग विचारधारा के लोग हैं। अगर आप सबको एक ही उससे बांधना चाहोगे तो किसी न किसी के रिलीजन का वायलेशन हो रहा होगा, किसी ना किसी की मतलब जो है रिलीजन या पर्सनल राइट का या आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा होगा कि नहीं। और अगर आपका आर्टिकल 25 जो है जो कि फंडामेंटल राइट है, अगर उसका वायलेशन हो रहा है, मान लो किसी का फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन हो रहा है, तो फिर आप ये डीपीएसपी को इन्फोर्स करने के लिए आप फंडामेंटल राइट को वायलेट तो नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना। तो ये है, लेकिन अब अभी मैं आपको एग्जांपल इसका भी दूंगा कि कुछ चीज़ों को ऐसे हटा करके नहीं, ये चीज़ नहीं है, मतलब अब एकदम क्लियरली मेंशन नहीं है। जैसे बीफ और अल्कोहल की बात करें तो इसको बैन करने के लिए 47 में कहा गया है अल्कोहल को, इंटॉक्सिकेंट्स को बैन करने के लिए। हाँ, और 48 में कहा गया है काउ सोल्टर वगैरह बैन करने के लिए, ठीक है। ओके, तो ये डीपीएसपी है, लेकिन अब अगर ये आर्टिकल 21 से टकरा जाए तब, ठीक है ना। तो आपने लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंट कर दिया, बैन कर दिया अल्कोहल, और वो बैन कर दिया, तो किस ग्राउंड पे किया होगा? तो इसीलिए कंट्रोवर्सी हो जाती है कि भाई आप कैसे टकरा रहा है फंडामेंटल राइट से, गेटिंग। तो ये बातें कब समझ में आएंगी? जब आप थोड़ा सा ठीक से पढ़ोगे। दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप याद कर लीजिए, क्योंकि लोगों को ना पता ही नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। लेकिन जैसे ही आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, कुछ कम्युनिटी के लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, फिर इनको और चूड़ी टाइट होगी इनकी। तो अगर ऐसा कह रहा है कोई, तो इसका मतलब उसको पता ही नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये तो नहीं है कि हिंदू लॉ आ जाएगा या मुस्लिम लॉ आ जाएगा। भाई यूनिफॉर्म आएगा, सबके लिए आएगा। हो सकता है आप ही को दिक्कत होने लगे उससे भाई हो सकता है कि जो आ जाए उससे आपके ही कुछ वायलेशन होने लग जाए, है ना, क्योंकि कितना बढ़िया लॉ बना लेंगे कि जिससे सारे लोग सेटिस्फाई हो जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सेटिस्फाई हो जाए, जबकि हर किसी के रिलीजियस बिलीफ्स, हर किसी के जो सेंटिमेंट्स है वो अलग अलग है ना। अब अगर आप कुछ ऐसा करो जिससे सिर शिर्क हो रहा हो तो मुसलमान कभी नहीं मानेगा। कुछ आप ऐसा करो कि जिससे मतलब हिंदू एसेंशियल्स रिचुअल्स उनको मना किया जाए करने के लिए, तो हिंदू कभी नहीं मानेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं, ठीक है। तो सबको अधिकार है, तो सबको अधिकार आप दोगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला के में एक अधिकार बहुत सारे लोगों का हनन हो सकता है। और यही इसीलिए तो खुश होते हैं कि एक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का अधिकार हो सकता है हम छीन ले जाएं, सब जगह एक ही टाइप के क्या नाम है लॉज लगा दें। समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ जो है बेसिकली मतलब बेसिकली ज़्यादातर जो है लोगों के दिमाग में ये डाल दिया है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो हिंदू लॉ आ जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से भी चीज़ें डाल दी गई हैं लोगों के, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, किसी को डाउट है तो पूछो। मोनी समझ में आ रहा है? मोनी,
आर्टिकल 45 जो है समा है क्या? समा नहीं है क्लास में? अच्छा। प्रोविज़न फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू द इसी टाइम बात करना है जब क्लास के टाइम पे। प्रोविज़न फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। पहले मैंने आपको क्या बताया था? सब्जेक्ट मैटर याद करो। मैंने क्या बोला था कि आर्टिकल 45 जब आर्टिकल 21 डिस्कस कर रहा था मैं, तो मैं कह रहा था आर्टिकल 45 पढ़ो। बोला था ना? 2-3 बार बोला था कि आर्टिकल 45 पढ़ो, आर्टिकल 45 पढ़ो, है ना? क्या है आर्टिकल 45? कि अर्ली चाइल्डहुड केयर, पहले क्या था, ये 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों का इसमें एजुकेशन की बात थी, ठीक है। लेकिन जब उसको राइट टू एजुकेशन के अंदर डाल दिया गया, आर्टिकल 21A में डाल दिया गया, तो उस समय द स्टेट शैल इंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है, एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। जब तक 6 साल के ना हो जाए तब तक क्या है उनको, क्या देना है? अर्ली चाइल्डहुड केयर देना है। अर्ली चाइल्डहुड केयर क्या होता है बताओ जरा? अर्ली चाइल्डहुड केयर जैसे आंगनबाड़ी में जो सत्तू वत्तू देते हैं ना, वो सब चीज़ें, तो आंगनबाड़ी में ले जाओ, उनको खिलाओ पिलाओ, उनको वेट करो, है ना? तो वो याद है? हाँ, तो इसी के ऊपर लोग जोक, एक जोक मैंने सुनाया था आप लोगों को ना, कि एक बच्चा था, उसने क्या नाम है, उसको आंगनबाड़ी में लेकर गए थे, तो वो आया अपने मम्मा से कह रहा है कि मम्मा मम्मा मुझे जो है आज तौल रहे थे, मैं आंगनबाड़ी नहीं जाऊंगा। तो उसने बोला क्यों नहीं जाओगे? बोला कि मुझे तो आज तौल रहे थे वो लोग। तो बोला था अच्छा, तो कह रहे हैं कल साले बेच देंगे। ठीक है। तो मतलब आज तौल रहे थे, कल बेच देंगे। तो ये एक जोक था, लेकिन मतलब ठीक है, वहाँ पे वजन वगैरह करते हैं ना बच्चों का, कि न्यूट्रिशन कितना है, क्या है, कितना वेट है, हाइट के हिसाब से। सो वो सारा अर्ली चाइल्डहुड केयर वाला जो सारा मामला है, ये गवर्नमेंट के जिम्मे है, इसीलिए ये सब चीज़ें आती हैं जो जो आपको आंगनबाड़ी वगैरह में मिलता है ना चीज़ें, और दूध दही दाल, हाँ, वैक्सीनेशन, ये सारा जितना भी है अर्ली चाइल्डहुड यानी 5 साल से पहले के बच्चों का केयर करने की भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने, उससे बाद में एजुकेशन दे, पहले केयर करे, ठीक है ना? अब माँ बाप तो केयर करते नहीं है, तो बच्चे आंगनबाड़ी वाले ही कर ले, है ना? कितना अच्छे से केयर करते हैं वो लोग, है ना? तो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर मतलब के लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब सोचो, आप लोग सोचते हो ना सारी जिम्मेदारी आपकी है, यहाँ तो सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने ले रखी है। लेकिन होती क्या है, गवर्नमेंट करती नहीं है, वो अलग बात है। मतलब करती है, वो आपको दिख जाता है थोड़ा बहुत कि हाँ भाई दाल मिल गई, और ये क्या कहते हैं, घी मिल गया, या कुछ ऐसा मिल गया है। मोनी ईजान के लिए आता है कुछ कभी कभी ना, ईजान निशान के लिए हाँ, आता है, तो वही वही जो आता है वही है ये अर्ली चाइल्डहुड केयर, मतलब ये आर्टिकल 45 के अंदर। अब आप जब भी आएगा तब बता देना कि आर्टिकल 45 के तहत तुम लाके दे रही हो मुझे, ठीक है? उसको पता ही नहीं होगा कि आर्टिकल 45 के को इम्प्लीमेंट करवा रही है वो। पता होगा आंगनवाड़ी वाली को, है मोनी? उसको उसको क्या पता होगा? उसको कुछ नहीं पता होता। तुम्हें तो पता है। अब आएगी तो बता देना उसको कि तुम आर्टिकल 45 को इम्प्लीमेंट करवा रही हो, सरकार तुमसे इम्प्लीमेंट करवा रहा है आर्टिकल 45, ठीक है? आर्टिकल 46 जो है वो कहता है प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। प्रमोशन ऑफ द ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। ये जो है बहुत ध्यान रखिएगा, इसमें फिर वही बात की गई है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को स्पेशल प्रिविलेज देने की बात की गई, ठीक है? किसकी बात की गई है? स्पेशल प्रिविलेज किसको देने की बात की गई है? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, ठीक है ना? तो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, देखो एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन, ठीक है ना? और जो वीकर सेक्शन उनको भी, द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशन एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, एजुकेशन educational economic interest of the weaker section of the people, ठीक है? In this particular the scheduled caste, scheduled tribe and shall protect from the social injustice in all form of exploitation। तो यहाँ पे SC ST के लिए और जो weaker sections हैं उनके लिए एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को उनको प्रोटेक्ट करने की आर्टिकल 46 में बात की गई। इसीलिए ये जो है रिजर्वेशन वगैरह वाले फंडे जो आते रहते हैं, या वीकर सेक्शन को अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन दिया गया या ओबीसी को कोटा दिया गया, पहले कहाँ था कॉन्स्टिट्यूशन में? इन्हीं सब प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया गया है, गेटिंग? उसके बाद में 47 आर्टिकल है, ड्यूटी ऑफ द ड्यूटी, मतलब ओबीसी का तो नहीं था पहले कॉन्स्टिट्यूशन में, वो तो बाद में डाला गया है ना। तो ओबीसी वगैरह आ सकते हैं, वैसे इसमें मेंशन नहीं किया उसने,
उसने शेड्यूल पर्टिकुलरली मेंशन किया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, लेकिन जब उसने लिख दिया एंड अदर वीकर सेक्शन, तो वहां पे एंड अदर वीकर सेक्शन हेडिंग में समझ लो आ गया, वो सोशल इंजस्टिस से बचाने के लिए स्पेशल किया उसने, सिर्फ सोशल इंजस्टिस के लिए। देखो इसने जो किया ना, इन पर्टिकुलर जब बोला है तो उसने बोला शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को, तो वहां उसने क्या कहा है कि शेल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इंजस्टिस इन ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है ना। बाकी सबके लिए इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक दोनों है, ठीक है। सेक्शन ऑफ जो भी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उन लोगों को, वीकर सेक्शन के लोगों को क्या करना है, सो एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात की है। लेकिन शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वाले जो लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या किया है, उनके लिए क्या किया है भाई, उनके लिए बोला है इस ये वाला पार्ट क्या बोला है, ये क्या नाम है, ठीक, क्या नहीं करना है, ये सोशल इंजस्टिस वाली बात नहीं करनी है, ठीक है ना। ओके जी, ठीक है, सोशल इंजस्टिस इन ऑल फॉर्म, ये वाला बात, ये बेसिकली किसके लिए है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा SC STs के लिए। क्या मुन्नी समझ में आया? ठीक है, उसके बाद में फिर आपका देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल, इसके बाद देखें, ये आर्टिकल है आपका 47, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ठीक, क्या करने का है, द स्टेट shall regard the raise of the level of nutrition and standard of living of its people and the improvement of the public health as, ठीक है, improvement of the public health as among its primary duty, and in particular the state shall endeavor to bring about, ध्यान रखो यहाँ पे पढ़ो, देखो, prohibition of the consumption except for the medical purpose of the intoxicating drink, intoxicating मतलब मदहोश कर देने वाला शराब, शाकी पिला दे शाकिया वाला, ठीक है, टाइप ठीक है, मतलब ये जो इंटॉक्सिकेट ड्रिंक्स मतलब हो गया शराब दारू की जितने भी फॉर्म हो, ठीक है, या कोई भी ड्रग्स वगैरह, ठीक है, जो कि इंजीरियस टू हेल्थ हो। तो क्या कहने के लिए बोला है कि मेडिसिनल पर्पज छोड़कर प्रोहिबिट करेगा स्टेट, स्टेट की ड्यूटी है कि वो अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, इंप्रूव करना है, हेल्थ इंप्रूव करनी है, तो उसकी प्राइमरी ड्यूटी है कि वो क्या करे, प्रोहिबिट करे किसका, कंजम्पशन, ठीक है, मेडिकल पर्पज के अलावा जो कंजम्पशन है किसका, अल्कोहल का, इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक का, इसको प्रोहिबिट करे। आर यू गेटिंग? आसान है प्रोहिबिट करना है, लेकिन आप देखें कि आसान नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोहिबिट किया गया है ना। कहाँ पे प्रोहिबिट किया, गुजरात में किया, ड्राई स्टेट है वो, और उसके अलावा कहाँ कर रखा है, बिहार में किया, बिहार में बैन किया ना, ठीक है बैन किया है वो, चाहे वो इलीगली चीज़ें हो रही हों, लेकिन बैन कर रखा है, गुजरात में कर रखा है, और उसके अलावा कहाँ पे कर रखा है, महाराष्ट्र में बीफ बैन कर रखा है, कानून लेकर आए मतलब, कानून लेकर आए महाराष्ट्र में कि बीफ बीफ बैन, तो उसके लिए मतलब बैन करने के लिए कानून लेकर आए, तो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है। तो बेसिकली ये है कि अब बिहार हाई कोर्ट ने ये बोला कि आप बैन कर सकते हैं इसको, क्योंकि डीपीएसपी कह रहा है, तो डीपीएससी ये कह रहा है तो हाँ ठीक है कर सकते हो, लेकिन फिर यहाँ पे एक सेगमेंट ये आता है कि बीफ खाना या अल्कोहल पीना एक लिमिटेड अमाउंट में अगर वो अल्कोहल पी रहा है तो उसके हेल्थ के लिए इंजीरियस नहीं है, या उसकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है, तो आप उसको क्यों रोक रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 का जब बात आ जाती है तो वो कंट्रोवर्सी हो जाती है कि कौन पावरफुल रहेगा, अगर क्या वो आर्टिकल 21 का पार्ट है, पहले तो ये देखना है कि क्या अल्कोहल पीना क्या आर्टिकल 21 के पार्ट में आ जाएगा लिमिटेड अमाउंट में, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई मैं इतना पी ही नहीं रहा हूँ कि इंजीरियस टू हेल्थ, एक लिमिटेड अमाउंट में पी रहा हूँ जो कि हेल्थी होता है, साइंटिफिकली आप देख लें, अगर थोड़ा बहुत पी रहे हैं तो हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है, हल्का फुल्का अगर पीते हैं तो, ठीक है, वो तो जूस है अंगूर का, हम तो ऐसे पियेंगे, मतलब मान लो अगर कोई ऐसे ऐसे कहता है तो क्या कहोगे, तो बेसिकली ये फिर डिबेटेबल हो जाएगा क्या करना है, ठीक है ना। उसके अलावा देखो 48 आर्टिकल जो है वो कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन करना है किसका, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का, द स्टेट शैल इंडिवेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, किस पे, मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन पे, किस पे, मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन पे, पर्टिकुलरली टेक स्टेप टू प्रिजर्व द ब्रीडिंग, ब्रीडिंग किसका, ब्रीड करेगी,
मतलब इन ब्रीड्स को बचाने की, प्रिजर्व करने की कोशिश करेगी, इंप्रूव करने की, ब्रीड को इंप्रूव करने की कोशिश करेगी। एंड प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटर, किसका स्लॉटर? काव का, क्लेव्स का, ठीक है, एंड मिचल्स का, और अदर जो ड्रॉट कैटल्स हैं, मतलब ये जो खेती वेती करने वाले जानवर हैं उनका, मतलब यानी ये जो गोवंश वाला है इसका स्पेशली बैन करने की यहाँ पे बात की गई है। तो ये जो प्रोहिबिट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, डीपीएसपी में कहा गया है कि इसको प्रोहिबिट किया जाए। तो अगर आप कहें कि नहीं भैया ये है, तो फिर मतलब हमें तो खाना है, ठीक है ना। तो अब वहाँ पे ये है कि क्या ये देखा जाएगा क्या आपका आर्टिकल इससे पावरफुल कोई आर्टिकल है, तो बोलोगे ये फंडामेंटल राइट में हमारा आर्टिकल 21 है, वो राइट टू फूड भी है हमें। लेकिन राइट टू फूड का मतलब ये है कि आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को तो हर्ट नहीं कर सकते, फिर वो 25 से टकरा जाएगा, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाएंगी, तो इसलिए मतलब और फिर ये जरूरी भी नहीं कि आपके एसेंशियल पार्ट हो आपके रिलीजन का। किसी के रिलीजन में रिस्पेक्ट करना उसका एसेंशियल पार्ट है, लेकिन आपके रिलीजन का एसेंशियल पार्ट नहीं है कि आप खाओ खाओ। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि बकरा ईद वाला वो जो हनीफ कुरैशी वाला केस आपको आर्टिकल 25 के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है कि काव का स्लॉटर करना ये बकरीद के डे पे कोई एसेंशियल जो है वो नहीं है, ठीक है, एसेंशियल ड्यूटी नहीं है, उसके अलावा भी आप चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एसेंशियल ड्यूटी नहीं है, इसलिए आपको इसका प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा कि आप करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपका 48A है, आर्टिकल 48A क्या है? प्रोटेक्ट, ये आपका प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये आर्टिकल 48A ये बाद में ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसमें क्या है कि प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना है इन्वायरमेंट को, एंड सेफ गार्ड करना है फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। ये आर्टिकल 48 ये इन्वायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। इन्वायरमेंट में ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक आर्टिकल ऐड किया गया है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बाद में, ओके ओके। उसके बाद में आर्टिकल 49 है, 49 जो है मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन, ठीक है, ओके। एंड नेशनल इंपॉर्टेंस की जितनी भी चीज़ें हैं मैंने बताया था। तो पार्लियामेंट जो है वो क्या करेगी, इनको कोई डिसफिगर ना करे, डिस्ट्रॉय ना करे, है ना। किसके लिए कोशिश करेगी कि डिसफिगर ना करे, डिस्ट्रॉय ना करे, रिमूव ना करे, डिस्पोज ना करे, मतलब इस तरह की एक्सपोर्ट ना करे, एक्सपॉइल ना करे, है ना। तो ये नेशनल इंपॉर्टेंट की जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो आगरा का ताजमहल हो, चाहे वो लाल किला हो, चाहे कुतुब मीनार हो, कोई भी, उसको प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं, ठीक है ना। मॉन्यूमेंट्स को या प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस उनको प्रोटेक्ट करना है इसके अंदर, ये गवर्नमेंट की, ठीक है, ओके। इसमें पार्लियामेंट लॉ बनाएगी कि कैसे कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है। उसके अलावा जो है आपका आर्टिकल 50 है। आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि देखो, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अगर साथ में मिल जाए तो पूरा कोहराम मचा दे। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मिल जाए तो फिर कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि क्योंकि जो बंदा देखो, हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉन्टेस्क्यू ने जो है बोला था कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव अलग होना चाहिए, लेजिस्लेचर अलग होना चाहिए और जुडिशरी अलग होनी चाहिए। यानी कानून बनाने वाला लेजिस्लेचर, विधायिका, ठीक है, और क्या नाम है, जो कानून को इम्प्लीमेंट करे वो एग्जीक्यूटिव, और जो कानून को एडजुडिकेट करे वो जुडिशरी, ठीक है ना, मतलब यानी डिसाइड करे। तो अगर ये एग्जीक्यूटिव और ये दोनों मेनली काम करने वाले हैं, अगर कोई गलत काम करता है एग्जीक्यूटिव तो उसको सुप्रीम कोर्ट उसको रोकता है, ठीक है ना। और अगर ये दोनों मिल जाए, एक ही बंदा हो जो काम भी करे और जजमेंट भी दे, तो फिर जाहिर सी बात है तबाही मचा देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए सेपरेशन बहुत ज़रूरी है कि जुडिशरी अलग हो और एग्जीक्यूटिव अलग हो, फिर कोई नहीं तो सुनवाई नहीं होगी। तो इसलिए जुडिशरी को इसमें अलग करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी के तौर पे स्टेट को बताया गया है, मतलब डीपीएसपी के तौर पे, डायरेक्टिव्स के तौर पे बताया गया कि आपको ये करना ही करना है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा, अक्सर लोग कंफ्यूज जाते हैं, इसमें लेजिस्लेचर वर्ड नहीं आते हैं। यहाँ पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ही है, दो वर्ड्स याद रखिएगा, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है ना। वैसे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए सेपरेशन ऑफ पावर, तो उसमें तीनों को अलग अलग रखना है। लेजिस्लेचर, मॉन्टेस्क्यू ने जो कहा था सेपरेशन ऑफ पावर, उसकी कॉन्सेप्ट में मतलब लॉ मेकिंग एजेंसी अलग होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अलग अलग होनी चाहिए, और एडजुडिकेट करने वाली एजेंसी अलग होनी चाहिए। तीनों को अलग अलग कहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे भी मतलब तीनों अलग अलग ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्पेशल ड्यूटी जो दी गई है वो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने की बात की गई है, ठीक है। कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी की पावर मत दो, ठीक। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अलग रखो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अलग रखो, ठीक है। उसके बाद में आपका इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने की बात है आर्टिकल 51 के अंदर। प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये है हमारा तो शुरू से ही रहा है भाई कि हम इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मतलब करेंगे,
प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, और हम जस्ट ऑनरेबल रिलेशन रखना चाहते हैं हर स्टेट्स के, हर नेशन के साथ, और फोस्टर करना चाहते हैं, फोस्टर रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल लॉ। हम इंटरनेशनल लॉ की बहुत सारी ट्रीटीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, उसको मानते हैं और उसके हिसाब से चलते भी हैं। और इसके अलावा डिस्प्यूट सेटलमेंट भी करने के लिए हम आर्बिट्रेशन वगैरह का मेथड यूज़ करते हैं, लड़ाई झगड़े का मेथड, वॉर नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ मतलब हमने डिक्लेयर कर रखा है कि हम क्या करेंगे, किस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन जो है, देखिए क्लासिफिकेशन और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। लेकिन आपके किताब में जो क्लासिफिकेशन दी हुई है बुक में, वो क्लासिफिकेशन जो है वो लक्ष्मीकांत की क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। किसकी क्लासिफिकेशन है? लक्ष्मीकांत ने अपने हिसाब से ऐसे क्लासिफाई कर दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, गांधीयन, सोशलिस्ट, लिबरल, ऐसे न्यू लिबरल, न्यू, ये जो न्यू करके इन्होंने वो बना दिया। लेकिन आप अगर देखेंगे क्या नाम है, मतलब वैसे क्लासिफिकेशन देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, तो क्लासिफिकेशन जो है वो क्या गया है, सोशल एंड इकोनॉमिक चार्टर के नाम पर, सिक्योरिटी चार्टर के नाम पर, और तीसरा जो है जो लॉ में है, ठीक है, और कम्युनिटी वेलफेयर चार्टर, तीन चार्टर के नाम से इसको क्लासिफाई किया जाता है। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड रखा जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो बता दिया, अब इसको क्लासिफाई करा जाता है। तो सोशल एंड इकोनॉमिक चार्टर में आर्टिकल 38 और 39 को रखते हैं। सोशल चार्टर में आर्टिकल 38 है और इकोनॉमिक चार्टर में आर्टिकल 39 है। सोशल सिक्योरिटी चार्टर में आर्टिकल 43, 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, 43 लिविंग वेजेस, और 45 जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर, 47 जो है लाइफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, और 46 SC ST का जो है वो अन वीकर सेक्शन के लिए वो क्या करना, मतलब रिजर्वेशन देना या उनको प्रमोट करना। 39 है फ्री लीगल एड। तो ये जो है आपका चाहो तो आप सीक्वेंस में लिख लो, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, ठीक है। 40 जैसे शुरू से ही, लेकिन ऐसे लिख लो, मतलब 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 39 है, ठीक है। ये आप इसमें डाल दो, कौन सा है, सिक्योरिटी चार्टर के अंदर आता है, ओके। और उसके बाद में आपका कम्युनिटी वेलफेयर चार्टर है। कम्युनिटी वेलफेयर चार्टर के अंदर क्या है, इसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना, ये कम्युनिटी वेलफेयर के लिए चार्टर के तौर पे, या एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर वगैरह को प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, आर्टिकल 48, और उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट, आर्टिकल 49 एंड 50 सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। ये जो है सब क्या आता है, कम्युनिटी वेलफेयर चार्टर के अंदर आता है। लॉ की लैंग्वेज में हम लोग इसको ऐसे देखते हैं। उसके अलावा जो है आपका 51 इंटरनेशनल पीस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, ये सब कम्युनिटी किसमें है, कम्युनिटी वेलफेयर चार्टर के अंदर आता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन इंट्रोड्यूस द डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। तो इन प्रोविजंस का जो वो है क्या है कि डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे पहुंचाना है। तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गई। नाम याद रखिए, वेलफेयर चार्टर, कम्युनिटी वेलफेयर चार्टर, लॉ में सोशल सिक्योरिटी चार्टर एंड सोशल इकोनॉमिक चार्टर। अब इसकी क्लासिफिकेशन में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, ये आर्टिकल याद करने के बाद आप याद रखेंगे। उसके अलावा लक्ष्मीकांत में जो दे रखा है वो ये वाली क्लासिफिकेशन है। लक्ष्मीकांत ने दे रखा है सोशलिस्ट प्रिंसिपल में 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 44A एंड 47, इसको दे रखा है सोशलिस्ट प्रिंसिपल में। ये सब सोशलिस्ट प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल में फिर इसमें ओवरलैपिंग भी होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा ओवरलैपिंग, क्योंकि गांधीयन सोशलिस्ट भी थे, ठीक है ना, सोशलिस्ट भाई भी रखते थे, तो उसमें गांधीयन के अलावा सोशलिस्ट भी है। अगर गांधीयन पूछता है तो आर्टिकल 40 कुछ कॉमन भी रहेंगे, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। ये क्या बोला है कि क्या है, ये गांधीयन प्रिंसिपल है। उसके बाद लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल आता है 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड 45, जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर 48, 40 मतलब वो एनिमल हस्बेंड्री वगैरह 48A, एजुके वो वाला क्या, इन्वायरमेंट 49, मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन 50, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, और उसके बाद 51 इंटरनेशनल पीस। ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में आता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया इन्होंने एक कैटेगराइज किया हुआ है, इसीलिए मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया था, कुछ न्यू फंडामेंट राइट के नाम पर। किसके नाम पर? न्यू डायरेक्ट वो सॉरी न्यू DPSP के नाम पर, न्यू डायरेक्टिव्स के नाम पर। न्यू डायरेक्टिव्स के नाम पर इन्होंने क्या किया हुआ है, 44th अमेंडमेंट ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, जिसमें ऐड किए गए थे कौन कौन से आर्टिकल ऐड किए हैं, देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में मैंने बोला था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, बोला था। उसके अंदर 4 न्यू डायरेक्टिव्स ऐड किए गए थे प्रिंसिपल। 39 का मतलब सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया था। 39A, 39, 43A एंड 48A, ये कौन से में ऐड किया गया है? अब 39 में जो सब्जेक्ट मैटर चेंज किया, मतलब उसमें वो जो डाला ना, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस और इनक्वालिटी को रिमूव करना, वो वाली बात, मतलब वो सॉरी
क्या बोल रहा हूँ, 38 बोल रहा हूँ, 39 वो जो क्या नाम है उसमें जो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर द वर्क, अरे यार मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया ना थोड़ा सा, रुक जाओ मैं रिकॉल कर। 39 में जो क्या नाम है वो है ना क्या नाम है, वुमेन और मैन को इक्वल इक्वल वेजेस देना, और वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और उसके ये ठीक है, ये सारा जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, और उसके अलावा कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज शुड नॉट बी इन वन डायरेक्शन, है ना, ये वाला पूरी कहानी। 39 ए जो है वो आपका फ्री लीगल एड, देखो ये है, ये असर हो रहा है थोड़ा रोजे का, ठीक है, दिमाग सो, मैं एक्चुअली नींद का असर है, मैं सो रहा था ना, अच्छा मैंने दवा खा रखी है वो सिट्राजिन, सुबह मॉर्निंग में ही खा ली थी, तो उसकी वजह से जो है नींद, आज दिमाग जो है चल रहा है बस, तो उससे नींद बहुत आती है ना, तो वो मैंने रात में खाई थी, फिर सुबह जब फजर में खा ली थी, मतलब वही शहरी के टाइम पे, तो उससे नींद अजीब सी आ रही, खूब ज़बरदस्त आ रही है। और ये देखिए 39 में मतलब वही जो मैंने कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ शुड नॉट बी इन वन डायरेक्शन वाली बात, ठीक है, और वो क्या नाम है, मैन और वीमेन को इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस, ठीक है, और जस्ट एंड, और ये नहीं होना चाहिए कि क्या नाम है इकोनॉमिक नेसेसिटी के लिए किसी के टेंडर एज वगैरह हैम्पर, वो सारी बातें जिसमें जो है, और 39 लाइट की 48 ए मतलब आपका क्या नाम है 8 ए में इन्वायरमेंट वाला, तो ये जो है चार आर्टिकल ऐड किए गए थे, कौन से में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, इसको याद रखेंगे, याद रखेंगे, तो ये मतलब ये याद रखिएगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन कौन से डीपीएसपी ऐड किए गए, ये याद रखना है, ठीक है ना, याद रहेगा। 39 ए 43 एंड 48, 43 ए 48 ए, ओके। उसके बाद में 44th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसमें आर्टिकल 39(8) का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 38 में वो जो था ना, इसमें देखेंगे आप जब आर्टिकल 38 का ओरिजिनल आर्टिकल खोजेंगे ना, तो उसमें ऐसे लिखा रहेगा 1 फिर 1 दो बार लिखा रहेगा, ठीक है, जब देखेंगे तो वहां पे मतलब वो ऐड किया गया है, लेटर ऑन एडेड। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर इसमें आर्टिकल 38 में सब्जेक्ट मैटर ऐड किया गया है, ओके। उसके अलावा इसमें 46 के में आप याद रखें, सेकेंड 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जब आपका वो आया था क्या, 2002 में, जब वो आर्टिकल 21 ए, ठीक है, जो आया है, तो आर्टिकल 21 ए जब वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है मतलब एजुकेशन के लिए, ठीक है, एजुकेशन के लिए, तो फिर यहाँ पे मैंने बताया था सब्जेक्ट मैटर चेंज हुआ था आर्टिकल 45 का, क्यों, क्योंकि उसमें जो पहले 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना था, वो आर्टिकल 45 में लिखा था ठीक है तो अब ले जाके इन्होंने उसको इसको वहां लिख दिया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर चेंज करके इन्होंने क्या लिख कि अर्ली चाइल्डहुड केयर, आंगनबाड़ी वाली कहानी, ठीक है, ओके। एलिमेंट्री एजुकेशन वगैरह फंडामेंटल राइट बना दिया आर्टिकल 21 में, तो इसलिए जो है 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज करना पड़ा, ओके। उसके अलावा 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर जब 2011 के अंदर जब कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड की गई, तो 43 बी में कोऑपरेटिव सोसाइटी को यहाँ भी ऐड किया गया, ठीक है, क्लियर, ओके, समझ में आई बात, नहीं आई, बोलो क्वेश्चन। स्टेट और वो, देखो जब एग्रीमेंट में होते हैं स्टेट और सेंटर, ठीक, whenever सेंटर एंड स्टेट आर इन एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट के थ्रू अगर वो एक साथ वो बनाते हैं, मतलब एक फेडरेशन बनाते हैं, जैसे कि फेडरेशन क्या होता है, जैसे ग्रुप ऑफ स्टेट, ठीक है ना, और वो एग्रीमेंट के थ्रू अगर होता है तो उसको हम लोग फेडरल बोलेंगे। तो जैसे हमारी कंट्री क्वासी फेडरल है, क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीमेंट सिर्फ नहीं हुआ है, हमारे यहाँ जबरदस्ती भी हुई है ठीक है ना। और बाकी जैसे जो लोग, जैसे अमेरिका है तो वो फेडरल है, क्यों फेडरल है, क्योंकि वहाँ पे जो है सब एग्रीमेंट हुआ था फिलाडेल्फिया में, उन्होंने कॉन्टिनेंटल कांग्रेस किया था, और वहाँ पे उन लोगों ने थॉमस जेफरसन वगैरह ने उसको वहाँ का प्रियम्बल वगैरह लिखा था, और उसमें उन लोगों ने जो है फिलाडेल्फिया में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में एग्रीमेंट के थ्रू वो लोग सब एक साथ आए थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, तो उनका फेडरेशन है, और हमारा जो है फेडरेशन नहीं है, क्वासी फेडरल है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी थी तुमने, अभी वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई है, वर्ल्ड हिस्ट्री वाली क्लास नहीं की, अच्छा, तो उसमें था ये। तो ये आप इतना कर लें, उसके बाद में देखिए कल केसेस हम कल डिस्कस करेंगे, या कर लें अभी, ठीक है, तो आज आज रहने देते हैं।